हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम डिस्कस कर रहे थे कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। तो इसके अंदर हमने डिस्कस किया था चिकन पॉक्स के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे स्मॉल पॉक्स के बारे में। यानी जो स्मॉल पॉक्स है वो क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा ट्रांसफ़र होती है। तो स्मॉल पॉक्स क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्मॉल पॉक्स के बारे में। तो बात करते हैं स्मॉल पॉक्स के बारे में। जो स्मॉल पॉक्स है वो क्या एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है। अब डिस्कस करते हैं इसके एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की। तो जो स्मॉल पॉक्स है उसके एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में 3 कंपोनेंट आते हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट आता है एजेंट, सेकंड है होस्ट और थर्ड है इन्वायरमेंट। यानी जो स्मॉल पॉक्स है उसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो होता है वेरियोला वायरस। जो वेरियोला वायरस है वो क्या करता है? स्मॉल पॉक्स कोज करता है। सेकंड है होस्ट, ऑल एज बोथ सेक्स। यानी जो स्मॉल पॉक्स वो मोस्टली ऑल एज है उनको अफेक्ट करता है, और बोथ सेक्स यानी मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है थर्ड इन्वायरमेंट, ओवर क्राउडेड। जो स्मॉल पॉक्स है वो मेनली ओवर क्राउडेड इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉजेटिव एजेंट की। जो स्मॉल पॉक्स है उसका कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है वेरियोला वायरस। जो वेरियोला वायरस है वो क्या करता है? मेनली स्मॉल पॉक्स कोज करता है। नेक्स्ट है होस्ट, ऑल एज बोथ सेक्स। यानी जो स्मॉल पॉक्स है वो मेनली ऑल एज के पर्सन्स है उनको अफेक्ट करता है, और बोथ सेक्स यानी मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, ओवर क्राउडिंग। जो स्मॉल पॉक्स है वो मेनली ओवर क्राउडेड इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो करती है। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। यानी इंक्यूबेशन पीरियड हम किसको बोलेंगे? यानी कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी में एंट्री से लेकर और फर्स्ट साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं, इस टाइम ड्यूरेशन को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो स्मॉल पॉक्स है उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 to 17 डेज। यानी जो स्मॉल पॉक्स है उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 17 दिन, और एवरेज के अंदर बात करें तो उसका एवरेज के अंदर होता है 12 दिन। तो जो स्मॉल पॉक्स है उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 17 दिन, और एवरेज के अंदर होता है 12 दिन। तो ये था इसका इंक्यूबेशन पीरियड। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। जो स्मॉल पॉक्स है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? तो इसके अंदर फर्स्ट है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। यानी जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है उसके द्वारा स्मॉल पॉक्स का ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। यानी जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उनके द्वारा जो स्मॉल पॉक्स है उसका ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट है बाई कफिंग एंड स्नीजिंग। यानी जो कोई भी पेशेंट है वो उसके द्वारा जो कफिंग या स्नीजिंग होती है, यानी कोई भी पेशेंट है जो खांसता है या छींकता है, तो उस टाइम जो कोई हेल्थी पर्सन है उसके अंदर जो जो पेशेंट है उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं वो एक हेल्थी पर्सन के अंदर ट्रांसमिशन हो जाती है, और डिजीज प्रोड्यूस होती है हेल्थी पर्सन के अंदर। तो ये था इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब नेक्स्ट है इसमें रूट ऑफ ट्रांसमिशन। यानी जो स्मॉल पॉक्स है उसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी वो कौन से रूट से ट्रांसमिट होता है। तो इसके अंदर है रेस्पिरेटरी रूट। जो स्मॉल पॉक्स है ये मेनली रेस्पिरेटरी रूट के द्वारा ट्रांसमिट होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री ऑफ स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स है उसकी क्या हिस्ट्री है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन 1977। यानी जो स्मॉल पॉक्स है उसका लास्ट केस वर्ल्ड के अंदर 1977 के अंदर मिला। यानी जो स्मॉल पॉक्स है उसका लास्ट केस वर्ल्ड के अंदर 1977 को मिला। द वर्ल्ड लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स अकर्ड इन सोमालिया अफ्रीका ऑन 26 अक्टूबर 1977। यानी जो स्मॉल पॉक्स है उसका वर्ल्ड के अंदर लास्ट केस सोमालिया अफ्रीका 26 अक्टूबर 1977। यानी
26 अक्टूबर 1977 को स्मॉल पॉक्स का वर्ल्ड के अंदर लास्ट केस मिला सोमालिया अफ्रीका के अंदर। इन इंडिया लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स इन बिहार 24 मई 1975, यानी 24 मई 1975 को इंडिया के अंदर स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस बिहार के अंदर मिला। यानी बिहार के अंदर 24 मई 1975 को इंडिया में लास्ट केस मिला स्मॉल पॉक्स का। इंडिया वाज डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री ऑन अप्रैल 1977। अप्रैल 1977 के अंदर इंडिया ने स्मॉल पॉक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया। WHO डिक्लेयर्ड ऑन 8 मई 1980 दैट स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इराडिकेटेड। यानी जो WHO है उसने डिक्लेयर किया था स्मॉल पॉक्स को 8 मई 1980 को। यानी जो WHO है उसने 8 मई 1980 को स्मॉल पॉक्स को इराडिकेट कर दिया था, ये WHO ने डिक्लेयर किया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की, यानी जो स्मॉल पॉक्स है उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट है प्री इरप्टिव स्टेज। यानी प्री इरप्टिव स्टेज किसको बोलेंगे, यानी रेशेज अपीयर होने से पहले, यानी जो रेशेज अपीयर होते हैं उससे पहले की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्री इरप्टिव स्टेज। तो इस स्टेज के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट है फीवर, यानी जो पेशेंट है उसको फीवर होगा, हेडेक होगा, बैकएक होगा और पेशेंट रेस्टलेसनेस फील करेगा। और मेलिएज, यानी पेशेंट बेचैनी फील करता है। नेक्स्ट है इरप्टिव स्टेज। यानी इरप्टिव स्टेज किसको बोलेंगे, जो रेशेज है उसको अपीयर होने के बाद की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं इरप्टिव स्टेज। तो इस स्टेज के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट है रेशेज ऑन फेस, यानी जो रेशेज है वो मेनली फेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और चिकन पॉक्स के अंदर जो रेशेज है वो ट्रंक पे अपीयर होते हैं। और स्मॉल पॉक्स में जो रेशेज है वो फेस के ऊपर अपीयर होते हैं। सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, जो फीवर है वो सडन होगी, यानी अचानक होगी एकदम से। नेक्स्ट है वॉमिटिंग एंड कन्वल्जन, यानी पेशेंट को वॉमिटिंग होगी और पेशेंट को कन्वल्जन आएंगे। ऑन थर्ड डे ऑफ फीवर टाइपिकल रेशेज अपीयर, यानी जो फीवर होगी उसके थर्ड यानी तीसरे दिन पर टाइपिकल रेशेज अपीयर होते हैं। रेशेज आर सेंट्रीफ्यूजल इन डायरेक्शन, जो रेशेज है वो सेंट्रीफ्यूजल डायरेक्शन के अंदर अपीयर होते हैं, यानी सेंटर से पेरिफेरल। जो रेशेज है वो सेंटर से पेरिफेरल डायरेक्शन के अंदर अपीयर होते हैं। पाम एंड सोल्स अफेक्टेड, जो पाम्स और सोल्स है वो इसके अंदर अफेक्ट होते हैं। और जो चिकन पॉक्स है उसके अंदर पाम और सोल्स अफेक्ट नहीं होते हैं। डीप सीटेड रेशेज, जो रेशेज है वो डीपली अपीयर होते हैं। प्लियोमॉर्फिज्म अब्सेंट, जो प्लियोमॉर्फिज्म है इसके अंदर अब्सेंट होता है और जो चिकन पॉक्स है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। प्लियोमॉर्फिज्म यानी जो मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल, स्कब, ये जो स्टेज होती है वो इसके अंदर अब्सेंट होती है। तो ये थे इसके साइन एंड सिम्टम। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स, यानी जो स्मॉल पॉक्स है उसका क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कंटामिनेटेड क्लोथिंग एंड बेडिंग इफ नॉट इंसिनरेटेड शुड बी ऑटोक्लेव्ड और वाश्ड इनटू हॉट वाटर कंटेनिंग ब्लीच। यानी जो कंटामिनेटेड क्लॉथ है, यानी जो कंटामिनेटेड कपड़े हैं और जो बेड है उसको अगर हम जला नहीं सकते हैं तो उसको हम ऑटोक्लेव या ब्लीच युक्त जो गर्म पानी है उसके अंदर जो बेड और जो कपड़े हैं उनको हम धोते हैं।
फ्यूमिगेशन ऑफ परमिसेज विथ फॉर्मेल्डिहाइड, जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसके साथ फ्यूमिगेशन करना चाहिए। एयरबोर्न एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन इन एडिशन टू स्टैंडर्ड प्रिकॉशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड फॉर पेशेंट विथ सस्पेक्टेड स्मॉल पॉक्स, यानी जो सस्पेक्टेड स्मॉल पॉक्स है का पेशेंट है उसके लिए जो प्रिकॉशंस है उसके अलावा जो एयरबोर्न और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन है उनको लागू करना चाहिए और पेशेंट को डिजीज से प्रिवेंट करना चाहिए। पेशेंट डायग्नोस्ड विथ स्मॉल पॉक्स शुड बी फिजिकली आइसोलेटेड, जो पेशेंट है उसको जो स्मॉल पॉक्स है उसका डायग्नोसिस करना है और जो पेशेंट को फिजिकली आइसोलेट करना है, यानी जो पेशेंट है उसको हेल्थी पर्सन से अलग रखना है, यानी उसको फिजिकली आइसोलेटेड करना है। ऑल स्पेसिमेन कलेक्टर्स, केयर गिवर्स एंड अटेंडेंट्स कमिंग इनटू द क्लोज कॉन्टैक्ट विथ पेशेंट्स शुड बी वैक्सीनेटेड, यानी जो भी स्पेसिमेन कलेक्टर्स है, केयर गिवर्स है और जो अटेंडेंट्स है जो पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए तो उनको वैक्सीनेशन करवाना है और डिजीज से प्रिवेंट होना है। मेडिकल केयर गिवर्स अटेंडेंट्स शुड बी वेयर ग्लव्स, कैप्स, गाउन्स एंड सर्जिकल मास्क, जो भी मेडिकल केयर गिवर्स है या जो अटेंडेंट्स है उनको ग्लव्स पहनना है, कैप्स लगानी है, गाउन्स और सर्जिकल मास्क यूज करना है, जिससे क्या है वो प्रिवेंट हो सके। तो ये था हमारा स्मॉल पॉक्स का टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स सेव कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये था आज का हमारा टॉपिक स्मॉल पॉक्स। तो इसके अंदर हमने डिस्कस किया इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, इसके रूट ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, और इसके साइन एंड सिम्टम और जो मैनेजमेंट है तो इसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। थैंक यू।